24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 जो काठमांडू से दिल्ली की तरफ जा रही थी, अब पाकिस्तानी आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों द्वारा हाईजैक हो चुकी थी, जिसकी लैंडिंग अफगानिस्तान के कंधार एयरबेस पर की गई। आतंकियों की मांग थी कि मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर को छोड़ा जाए, जिसके बदले में वो सभी पैसेंजर्स को रिलीज करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी आतंकियों की बात माननी पड़ी। नेगोशिएशंस के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर अजीत डोभाल पहली बार पैसेंजर्स से बात करने जा रहे थे। डोभाल साहब को इस बात का बेहद दुख था कि 3 सबसे खतरनाक आतंकियों को छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन पैसेंजर्स की जान इन सब से बहुत ऊपर थी। चारों तरफ अपने ही लोगों की लाशें और खून के छींटे देखकर अजीत डोभाल का खून खौल रहा था। उन्हें पैसेंजर्स की आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। पैसेंजर्स को एड्रेस करते हुए डोभाल साहब कहते हैं, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इंडियन गवर्नमेंट की नेगोशिएशन सक्सेसफुल रही और अब सभी को जल्द ही इंडिया लेके जाया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। चारों तरफ शांति थी। पैसेंजर्स के सिसक सिसक के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उलझन और चिंता के साथ डोभाल साहब को समझ नहीं आ रहा था कि पैसेंजर्स कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। अचानक उनकी नजर पीछे खड़े आतंकी इब्राहिम अतहर पर जाती है, जो उन मासूम पैसेंजर्स पर बंदूक ताने खड़ा हुआ था। उसके चेहरे की वो शैतानी हंसी पैसेंजर्स के मन में डर पैदा कर रही थी। डोभाल साहब अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। उस एक पल में अजीत डोभाल समझ चुके थे कि ऐसे दरिंदों के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं की जा सकती। दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। कहानी शुरू होती है 20 जनवरी 1945 से। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के घिरी बानेलस्यू गांव में। पहाड़ों की ये वो मिट्टी है जहां हर दूसरे घर से एक बेटा फौज में जाता है। अजीत डोभाल के पिता मेजर गुणानंद डोभाल बंगाल सैपर्स में ऑफिसर थे। घर का माहौल किसी आर्मी बैरक से कम नहीं था। अनुशासन और राष्ट्र प्रेम उन्हें विरासत में मिला था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुई, जहां उन्हें फौज के लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। डोभाल ने बंदूक की जगह किताबों को चुना। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। 1968 में महज 23 साल की उम्र में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और केरल कैडर के आईपीएस अफसर बन गए। 1972 भारत का नॉर्थ ईस्ट जल रहा था। मिजोरम में लाल डेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट ने भारत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, ये घने जंगलों की गुरिल्ला वॉरफेयर थी। डोभाल को वहां भेजा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस की वर्दी उतार दी। वो अंडर कवर हो गए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो कई महीनों तक बर्मा के अराकान पहाड़ों और चीनी सीमा के भीतर विद्रोहियों के बीच रहे। डोभाल ने वहां साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि एमएनएफ की असली ताकत लाल डेंगा नहीं, बल्कि उसके 7 टॉप कमांडर्स हैं। डोभाल ने उन कमांडर्स का भरोसा जीता, उनके साथ खाना खाया और धीरे धीरे उन्हें ये समझाया कि भारत के साथ रहने में ही उनका फायदा है। नतीजा, लाल डेंगा के 7 में से 6 कमांडर टूटकर डोभाल की तरफ आ गए। लाल डेंगा का पूरा नेटवर्क अंदर से खोखला हो गया। मजबूर होकर लाल डेंगा को 1986 में शांति समझौते पर साइन करना पड़ा। लेकिन अजीत डोभाल के करियर का सबसे खतरनाक दौर 1983 में शुरू हुआ। उन्हें पाकिस्तान में एक अंडरकवर मिशन पर भेजा गया। आधिकारिक तौर पर वो भारतीय उच्चायोग में कमर्शियल ऑफिसर थे, लेकिन असल में वो एक डीप कवर ऑपरेटिव थे। एक हिंदू होने के कारण उनके कान छिदे हुए थे, जो पाकिस्तान में उनकी पहचान उजागर कर सकता था। अपनी जान बचाने के लिए डोभाल ने बाकायदा प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि उनके कान छिदे हुए न दिखें। 7 साल, 2500 से ज्यादा दिन वो कभी भिखारी बनकर मस्जिदों के बाहर बैठते तो कभी मजदूर बनकर जानकारी जुटाते। उनका मकसद सिर्फ एक था, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम कहूटा न्यूक्लियर प्लांट का सच पता लगाना। भारत को शक था कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है, लेकिन सबूत नहीं थे। डोभाल ने गजब की चाल चली। उन्होंने उस नाई की दुकान को ढूंढा जहां कहूटा प्लांट के वैज्ञानिक बाल कटवाते थे।
डोभाल ने चुपके से जमीन पर गिरे वैज्ञानिकों के बाल उठाए और उन्हें जांच के लिए भारत भेज दिया। जब लैब में उन बालों की जांच हुई तो उनमें रेडिएशन और यूरेनियम के कण मिले। ये भारत के पास पहला ठोस सबूत था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। बिना एक भी गोली चलाए डोभाल ने पाकिस्तान के सबसे बड़े राज का पर्दाफाश कर दिया था। लेकिन हर कहानी में जीत नहीं होती। 1999 में जब IC-814 प्लेन हाईजैक हुआ तो डोभाल को कंधार भेजा गया। वहां के हालात देखकर डोभाल समझ गए थे कि भारत एक कमजोर स्थिति में है। तालिबान के टैंक हाईजैकर्स की सुरक्षा कर रहे थे और ISI पीछे से खेल रही थी। भारत में मीडिया के दबाव ने सरकार के हाथ बांध दिए थे। मसूद अजहर समेत 2 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। डोभाल ने इसे एक डिप्लोमैटिक फेलियर कहा। उस दिन कंधार की ठंडी हवाओं के बीच डोभाल ने कसम खाई कि भारत को अब सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट बनना होगा। भारत को अपनी शर्तों पर बात करनी होगी, दुश्मन की शर्तों पर नहीं। 2014 में जब अजीत डोभाल भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA बने तो भारत की सुरक्षा नीति में एक भूचाल आ गया। उन्होंने डोभाल डॉक्ट्रिन को लागू किया। इसका सिद्धांत सरल लेकिन घातक है। डोभाल का कहना है, हम चौकीदार बनकर सिर्फ हमले का इंतजार नहीं कर सकते, हमें वहां जाना होगा जहां से हमला शुरू होता है। इसका असर पूरी दुनिया ने देखा। 2015 में म्यांमार में घुसकर उग्रवादियों का सफाया, 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। ये वो नया भारत था जो घर में घुसकर मारता है। डोभाल ने सिर्फ हमले नहीं किए, उन्होंने सिस्टम को बदला। उन्होंने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का पुनर्गठन किया और कैबिनेट सेक्रेटरी की जगह खुद उसके चेयरमैन बने। उन्होंने खुफिया एजेंसियों IB, रॉक और मिलिट्री के बीच की दीवारों को गिरा दिया ताकि जानकारी रियल टाइम में शेयर हो सके। एक जासूस जिसने रिक्शा चलाया, एक नेगोशिएटर जो आतंकवादियों के साथ बैठा और अब एक रणनीतिकार जो वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक भारत की शर्तों को मनवाता है। अजीत डोभाल कहते हैं, एक राष्ट्र की शक्ति उसकी नैतिकता में नहीं, उसकी क्षमता में है। मोरालिटी हैज नो रेलेवेंस इन स्टेटक्राफ्ट इफ यू कैन नॉट प्रोटेक्ट द स्टेट। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि एक शतरंज का खेल है जिसे दिमाग से जीता जाता है। ये थी भारत के असली धुरंधर की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या डोभाल की डिफेंसिव ऑफेंसिव नीति ही भारत को सुरक्षित रखने का एकमात्र रास्ता है, या हमें पुरानी कूटनीति पर लौटना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। भारत के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और नायकों की कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें ट्रू डॉक्स को। जय हिंद।